एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम फिशर का मुद्रा प्रमाण सिद्धांत पढ़ेंगे और फिशर ने इसको 1911 में अपनी एक पुस्तक में दिया था। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो हम यहाँ पे संक्षिप्त में दिखा रखे हैं कि मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, और फिशर का इक्वेशन, किस इक्वेशन के माध्यम से उन्होंने अपने थ्योरी को प्रस्तुत किया, उस समीकरण को भी समझेंगे। इस पूरे थ्योरी की क्या मान्यताएं हैं, एजम्पशंस क्या हैं और क्रिटिसिजम्स क्या क्या हुए, वो देखते हुए फिर मुद्रा की चलन गति क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। फिशर का पूरा नाम इरविंग फिशर है। इरविंग फिशर ने एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने 1911 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कब लिखा गया? 1911 में लिखा गया। इसमें इन्होंने अपने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को दिया और इस सिद्धांत को नगद व्यवसाय दृष्टिकोण कहा जाता है या व्यवसायिक दृष्टिकोण, ट्रांजेक्शन अप्रोच अपना दिया उन्होंने, प्रतिपादन किया। इसको क्यों कहते हैं व्यवसायिक दृष्टिकोण या ट्रांजेक्शन अप्रोच? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना था, चूंकि ये भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल थ्योरी को मानने वाले थे, तो इन्होंने ये कहा कि मुद्रा व्यक्ति केवल लेन-देन के उद्देश्य से ही रखता है और किसी काम का मुद्रा नहीं होता है। मुद्रा का रखने का उद्देश्य, व्यक्ति यदि मुद्रा को चाहता है, मुद्रा की माँग करता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसे दैनिक लेन-देन को पूरा करना है, यानी ट्रांज़ैक्शन करना है, उसको संचय करके नहीं रखता है। यही पूरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी थी। तो फिशर ने ये कहा कि जो मूल इनका सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा में जब वृद्धि होती है, तो वस्तु की कीमत में उतनी ही वृद्धि होती है। जैसे यदि मुद्रा की मात्रा में दोगुना की वृद्धि कर दिया जाए, तो कीमत में भी दोगुने की वृद्धि हो जाएगी। ये इनका मूल सिद्धांत था। और इसके आगे उन्होंने कहा कि जो वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ मनी, इसको शॉर्ट में हम वीएम से दिखाएंगे, वैल्यू ऑफ मनी है उसी अनुपात में नीचे गिर जाता है। तो इनका ये मानना था, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर जब चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपात में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि जिस अनुपात में मुद्रा में वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में, यदि वो दोगुना होती है तो कीमत भी डबल हो जाएगी। ठीक है, कीमत यदि सामान्य कीमत स्तर यदि 10 है तो यह सीधे 20 हो जाएगी। और इसके उल्टा, यदि मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो कीमत में भी उसी अनुपात में कमी होती है। यदि मुद्रा की पूर्ति आधी हो जाए तो कीमत भी आधी हो जाएगी, यानी 10 है तो सीधे 5 हो जाएगी। पहला एक, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, सीधा सीधा संबंध होता है कीमत स्तर से, सामान्य कीमत स्तर से, पी से, अर्थात जिस स्तर से कीमत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मुद्रा की पूर्ति यदि डबल हो जाए तो कीमत भी डबल हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति यदि आधी हो जाए तो कीमत भी आधी हो जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति और वैल्यू ऑफ मनी में विपरीत समानुपातिक परिवर्तन होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वैल्यू ऑफ मनी उसी अनुपात से कम होता है। तो यहाँ क्लियर होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई और सामान्य कीमत में सीधा समानुपातिक संबंध होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की कीमत में विपरीत समानुपातिक परिवर्तन होता है। तो यदि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर डबल कर दिया जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, घट के। इसको आगे हम प्रूफ करेंगे। तो वही चीज इस परिभाषा में भी लिखा हुआ है जो फिशर ने कहा। साथ ही मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में समान अनुपात में कमी होती है, और इसके उल्टा भी, विपरीत भी। अब एक एक करके देख लेते हैं मुद्रा की पूर्ति क्या है। मुद्रा की मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में उन्होंने बताया कि एक तो चलन में मुद्रा, एम, जहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है एम, जो चलन में मुद्रा, एम मतलब जो मुद्राएं भौतिक रूप से लोगों के पास हैं, नोट प्लस सिक्के, यही है लोगों के पास, लोगों के जेब में हो या बैंकों में जमा कर रखे हो। इसमें उन्होंने गुणा कर दिया, एम में गुणा कर दिया वी का। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति। चलन गति को हम आगे समझेंगे अभी। तो ये हो जाएगा, और प्लस इसमें जोड़ देंगे साख मुद्रा को। साख मुद्रा को उन्होंने एम डैश से दिखाया, और इसमें साख मुद्रा के चलन गति का गुणा कर देंगे तो वो हम प्राप्त हो जाएगा। हमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति। तो इसके लिए उन्होंने इस सूत्र का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि यदि चलन में जो मुद्रा है और उस मुद्रा में हम
उसकी चलन गति को से गुणा कर दें तो वो जितना प्राप्त होगा, और प्लस बैंक एक तरफ से साख सृजन करता है तो उसकी मात्रा, साख की मात्रा, और उसमें चलन गति को गुणा कर दें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की पूर्ति क्या है। अब मुद्रा की पूर्ति होगा तो मुद्रा की मांग भी होगी। मुद्रा की मांग के बारे में उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग चूंकि पब्लिक के द्वारा की जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए व्यक्ति, जनता द्वारा मुद्रा की मांग की जाती है। और मुद्रा की मांग को उन्होंने डिफाइन किया कि यदि हम वस्तुओं की कुल अर्थव्यवस्था में कुल जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, सबकी मात्रा को यदि हम टी से दिखाएं, कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा को जोड़ लें और वो टी से व्यक्त करें, मात्रा को मतलब उनकी इकाइयों को कितनी मात्रा में है, चाहे वो यूनिट में, किलोग्राम या इकाई में जोड़ लें, तो वो हम टी से दिखा सकते हैं। और उसमें हम भाग दे दें सामान्य कीमत स्तर से, पी से गुणा कर दें, सॉरी, तो कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में गुणा कर दें कीमत से, तो वो हमें बता देगा डिमांड फॉर मनी, लोगों को कितना मुद्रा की जरूरत है। तो टी क्या दिखाता है, कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, और पी दिखाता है कि सामान्य कीमत स्तर। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मुद्रा की आवश्यकता है लोगों को, वो डिमांड फॉर मनी के बराबर होगा। तो ये मुद्रा की मांग हो जाएगी, लोगों के द्वारा उतनी मुद्रा की मांग की जा रही है। ये इस तरह से हम पता कर सकते हैं। फिशर ने कहा कि इसको पता करने का ये तरीका है कि कीमत का हम गुणा कर दें वस्तु एवं सेवाओं में, और जो भी आएगा वो मुद्रा की मांग कहलाएगा, वही लोगों के पास मुद्रा होगी जो मुद्रा लोग लेके घूम रहे हैं। अब इन्होंने जो समीकरण दिया वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगी। तो मुद्रा की मांग अभी हमने देखा पीछे, पीटी है प्राइस, पी फॉर प्राइस लेवल, और टी फॉर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बराबर होंगे किसके, मुद्रा आपूर्ति के, एम वी, एम वी, एम मतलब चलन में मुद्रा, वी मतलब उसका चलन गति से गुणा करना है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो समीकरण काम करेगा। फिर उन्होंने जो अभी पीछे बताया था कि साख सृजन और उसकी चलन गति, बैंकों के द्वारा साख सृजन, तो इन्होंने फिर अपना समीकरण को संशोधित किया और उसमें एम डैश वी डैश को जोड़ा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो अभी पीछे भी दिखाया गया था। पहले शुरू में इनका जो समीकरण था पी टी इक्वल टू एम बी, एम बी में केवल चलन मुद्रा को ही जोड़ा था और उसके उसमें गुणा कर दिया था चलन वेग का, यानी कि इसको वेलोसिटी ऑफ मनी का। फिर इन्होंने साख मुद्रा को भी ऐड किया, इसमें प्लस किया, जो अभी पीछे हमने देखा कि कुल साख मुद्रा और उसमें गुणा कर दें साख मुद्रा की चलन गति को, तो ये इस प्रकार से सूत्र बन जाएगा, टोटल मांग पीटी और टोटल पूर्ति सप्लाई ऑफ मनी एम वी प्लस एम डैश वी डैश। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, प्राइस इक्वल टू लिख सकते हैं एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। वैल्यू ऑफ मनी हमेशा प्राइस के उल्टा कन्वर्ट होता है। यदि प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, तो इसलिए हम वैल्यू ऑफ मनी को, यानी कि यदि हम लिख सकते हैं वी एम को, वैल्यू ऑफ मनी को 1/p सूत्र से दिखा सकते हैं, क्योंकि कीमत स्तर और वैल्यू ऑफ मनी में बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। कीमत स्तर बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी उतनी तेजी से गिरता है। तो इसका मतलब यह है कि P इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, यानी कि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि कर दिया जाए, इस एम में वृद्धि कर दिया जाए, साख मुद्रा और या चलन मुद्रा या दोनों में वृद्धि कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। और किस दर से बढ़ेगा, तो सेम उसी अनुपात में बढ़ेगा। यदि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो प्राइस लेवल उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये सूत्र से हमें समझ में आता है, सूत्र से पता चल जाता है। इसको अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो फिशर ने कहा कि इसको कैसे हम समझें कि मनी सप्लाई जिस स्पीड से बढ़ती है उसी स्पीड से कीमत बढ़ जाती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा यदि सरकार अर्थव्यवस्था में बढ़ा दे, नोट छाप करके मुद्रा की मात्रा बढ़ा दे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जब गरीबी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं मुद्रा छाप करके गरीबी को दूर कर देती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें समझ में आ जाएंगी कि गरीबी दूर करने का या बेकारी दूर करने का ये अ, समाधान नहीं है कि हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें और गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती है। ये फिशर के समीकरण से हमें पता चल जाता है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कैसे ये काम करता है। जैसे ये सूत्र हमने अभी पीछे देखा, अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, एम इक्वल टू 600 इंटू 2, क्योंकि एम और वी 2 है, और इसमें हम फिर साख मुद्रा 1000 इंटू साख की चलन गति 3, और ये ट्रांजेक्शन है 4 to 100। अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा प्लस 3000 अपॉन 4200, और ये 4200 अपॉन 4200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि प्राइस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर।
P इक्वल टू 1, कीमत 1 होगा। अब वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि 1 अपॉन P, तो 1 अपॉन P कितना है, 1 है, तो इक्वल टू 1, ये यहाँ पे लिखा भी गया है, इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ मनी भी इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ मनी भी 1 और प्राइस लेवल भी 1। अब इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। केस 2 में हमने मनी सप्लाई को डबल कर दिया है, चलन में मुद्रा को 600 से 1200 और साख मुद्रा को 1000 से 2000। तो ये जो आएगा वो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, यानी कि एक है तो ये डबल हो जाएगा। इसको हम यहाँ देख भी सकते हैं कि मनी सप्लाई 1200 हो गया, इसमें 2 का गुणा करना है, और साख मुद्रा 2000 हो गया, इसमें 3 का गुणा करना है, और ये हो गया, ये चेंज नहीं होगा। टी ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसको यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा, ये 2400 प्लस 6000 अपॉन 4200 इक्वल टू 8400 अपॉन 4200। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि प्राइस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्राइस निकाल लेते हैं, P इक्वल टू, ये यही फार्मूला हम हर जगह लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो प्राइस यहाँ 2 हो जाएगा। तो जब प्राइस 2 होगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 अपॉन पी, तो पी कितना आया है, 1 अपॉन 2, P2 आया है। तो जब भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आधा। वैल्यू ऑफ मनी पहले कितना था, 1 था, और वैल्यू ऑफ मनी अब कितना हो, जब मनी सप्लाई डबल हो गया तो वैल्यू ऑफ मनी आधा हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 हो गया घट के। तो यहाँ पे क्या निकला कि जब मुद्रा की पूर्ति डबल हो रही है, 1200, 600 से बढ़ा के 1200 और 1000 से बढ़ा के 2000, यानी कि टोटल मनी सप्लाई डबल हो रही है, तो कीमत भी डबल हो जा रही है, एक से 2 हो जा रही है, और मुद्रा का मूल्य सीधा उसी अनुपात में कम हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। जब वो डबल हो रहा है तो ये आधा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है। अब हम मनी सप्लाई को आधा करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे मनी सप्लाई आधा दिखाया है, तो कीमत क्या होगा, तो एम कितना है, 300 हो गया, और गुणा वी में कोई चेंज नहीं होगा, टी में कोई चेंज नहीं होगा, और ये 500 होगा, और गुणा ये वी कितना है, साख मुद्रा का 3 है, और ये टी अनचेंज्ड है, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 1500 अपॉन 4200, और इसको हम देखेंगे 2100 अपॉन 4200, और 1/2 होगा, यानी कि 0.5 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि मुद्रा की पूर्ति यदि आधी हो जाए, कम हो जाए, तो कीमत भी आधी हो जा रहा है, हमने उदाहरण में देखा। और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ मनी चूंकि कीमत के उल्टा होता है, तो 1/0.5 इक्वल टू 2, यानी कि डबल हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य कितना होगा, डबल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ होता हुआ देखा कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति यदि डबल कर दिया जाए, ये केस 2 दिखाता है, मुद्रा की पूर्ति यदि डबल कर दिया जाए तो कीमत भी डबल हो जाता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है, यानी कि सेम अनुपात में मुद्रा का मूल्य विपरीत दिशा में बदलता है और कीमत स्तर प्रत्यक्ष दिशा में बदलता है, यानी कि उसी दिशा में बदलता है। केस 3 हमने लिया कि यदि मुद्रा की पूर्ति आधी कर दिया जाए तो कीमत भी आधी हो जा रही है और मुद्रा का मूल्य डबल हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो यही फिशर का मूल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत यही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुद्रा की पूर्ति को यदि हम बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर बढ़ जाता है, तो लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी, और जो वस्तु 100 रुपये में मिलती थी, यदि हमने मुद्रा बढ़ा दिया तो वह वस्तु 200 में मिलेगी, वही इकाई ये वस्तु 200 में मिलेगी, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और गरीबी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये फिशर का मूल सिद्धांत था कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो कीमत बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में कम होता जाएगा। इसको थोड़ा हम चित्र से भी समझ सकते हैं। डायग्राम चूंकि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। तो एक डायग्राम लेते हैं, और इसको बल्कि एक इस तरह से एक बना हुआ चित्र लेते हैं, और इस चित्र में पार्ट ए में ये मूल बिंदु है, इस पे मनी सप्लाई दिखाया गया है, एम एस आधार अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इस पे मनी सप्लाई, यहाँ भी नीचे इस पे मनी सप्लाई दिखाया गया है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे फर्स्ट पार्ट में प्राइस लेवल दिखाया गया है, पी दिखाया गया है, और सेकेंड पार्ट में वैल्यू ऑफ मनी दिखाया गया है, वीएम। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं पहले, मनी सप्लाई का कीमत स्तर पे क्या संबंध पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मनी सप्लाई M2 है तो कीमत का स्तर P2 है, इतना ही है। जब मनी सप्लाई बढ़ाकर OM कर दिया गया, OM कर दिया गया, तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ करके डबल हो गया, OP हो गया। ठीक है, अब यदि OM स्तर पे
मुद्रा की पूर्ति है और इसको ओएम से बढ़ाकर OM1 कर दिया गया। यदि मुद्रा की पूर्ति डबल कर दिया गया सीधा ओएम से बढ़ाकर OM1, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई डबल हो गई, दोगुनी हो गई, तो कीमत भी ओपी से बढ़कर OP1 हो जाएगा। ओपी से बढ़कर OP1 हो जाएगा, यानी कि डबल हो गया। चित्र में आराम से देख सकते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति आधी कर दिया जाए, OM इतना ही कर दिया जाए, तो कीमत स्तर भी आधी हो जाती है, OP रह जाती है। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे, इसलिए ये 45 डिग्रीज पे खींचा गया है। P इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई, और ये सीधी दिशा में बदलती है। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी, कीमत स्तर उसी अनुपात से बढ़ता जाएगा। और ये इसीलिए क्योंकि ये 45 डिग्री पे दिखाया गया है रेखा। इस रेखा पे हम जैसे जैसे A से B, B से C की तरफ बढ़ेंगे, ये बताता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाएंगी। नीचे वाले चित्र में आते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति OM है, तो इस स्तर पे वैल्यू ऑफ मनी क्या है? इस स्तर पे वैल्यू ऑफ मनी 1/P है, 1/P है इस स्तर पे हम। और यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर डबल कर दी जाती है, OM1 कर दी जाती है, तो वैल्यू ऑफ मनी घट करके आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/P1। चित्र में देख सकते हैं कि ये आधी हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई। और यदि मुद्रा की पूर्ति को आधी कर दिया जाए, यानी कि OM2 कर दिया जाए, चित्र से स्पष्ट है कि हम आधी पे आ गए। OM2, OM पहले मिटा देते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति को OM2 कर दें, घटा करके आधी कर दें, तो मुद्रा की जो मूल्य है वो O1P2 हो जाती है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की कीमत या मुद्रा का मूल्य डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ती है, डबल होती है, तो वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। और यदि मुद्रा की पूर्ति घटती है, आधी हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ मनी डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की पूर्ति जिस अनुपात में घटेगी, बढ़ेगी, मुद्रा का मूल्य विपरीत दिशा में उसी अनुपात में घटेगा, बढ़ेगा। यदि मुद्रा का पूर्ति बढ़ता है, तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। वो इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे हम OM पे हैं, तो मुद्रा का मूल्य OP1/P है। यदि मुद्रा का मूल्य बढ़ के OM1 हो गया, तो मुद्रा का मूल्य घट करके बस इतना O1/P1 हो जा रहा है। यदि मुद्रा का पूर्ति घटा करके OM2 कर दिया गया, तो मुद्रा का मूल्य डबल बढ़ करके OP2 हो जा रहा है। तो ये इस चित्र में दिखाया गया है। अब कुछ एजेंशंस को लेकर वो चलते हैं। जैसा फिशर ने कहा कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने पे आ, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने पे कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है। तो ये लागू तब होता है जब ये निम्नलिखित मान्यताएं हम लेकर के चलते हैं। पहला मान्यता उन्होंने ये लिया कि व्यापारिक लेनदेन की कुल मात्रा टी, की कुल उत्पादित या लेनदेन की मात्रा अर्थव्यवस्था में टी, और मुद्रा का वेग V स्थिर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा कि जब हम सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन, उसमें मैं देखा कि टी और V में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन टी और V में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टी की स्थिरता का अर्थ है अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण रोजगार। फिशर ने यह भी माना कि मूल्य स्तर एक निष्क्रिय कारक है, अर्थात मूल्य स्तर का दूसरे कारकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये अन्य कारकों से प्रभावित होता है। जैसे मनी सप्लाई बढ़ा दिया जाए, तो ये बढ़ जाएगा। तीसरा मान्यता उन्होंने लिया कि चलन में जो मुद्रा है और बैंक साख जो मुद्रा है, इसके बीच एक स्थिर अनुपातिक संबंध है। बैंक मुद्रा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा ऋण लिया जाएगा, जितना ज्यादा ऋण सृजन होगा, उतना ही ज्यादा साख मुद्रा बढ़ेगी, और इन दोनों के बीच एक अनुपातिक संबंध होगा और वो स्थिर होगा। यह सिद्धांत दीर्घकाल अवधारणा पर आधारित है। जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि दीर्घकाल अवधारणा पर ही सिद्धांत लागू होता है, और दीर्घकाल में सारे जो संसाधन है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना हुई बाद में, जो फिशर ने दिया। फिशर ने कहा कि मुद्रा की चलन वेग स्थिर है, जो कि गलत है। मुद्रा का चलन वेग स्थिर नहीं रहता है। यदि जनसंख्या बढ़ती है या मुद्रा की पूर्ति कम होती है, तो चलन वेग बढ़ जाता है। तो ये मुद्रा का जो चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी, मुद्रा की चलन गति यदि स्थिर है, तो ये स्थिर नहीं रहती है। ये जो कि इस
सिद्धांत में माना गया वो गलत था। सामान्य कीमत स्तर एक निष्क्रिय घटक है, ये भी मानना गलत है कि सामान्य कीमत स्तर का कोई प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है। कीमत स्तर का ही प्रभाव लोगों के लेन-देन पे पड़ता है। चलन मुद्रा, शाख मुद्रा के बीच स्थिर अनुपात नहीं पाया जाता है। ये मान्यता कि स्थिर अनुपात होता है वो ठीक नहीं है। लेन-देन की मात्रा स्थिर है। टी है जो लेन-देन की मात्रा जो दिखाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन की मात्रा जो अर्थव्यवस्था में दिखाती है, वो स्थिर माना गया है, वो गलत है, वो स्थिर नहीं रहता है। लंबी अवधि की अवधारणा अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जैसा कि इसने कहा कि लंबी अवधि में तो हम सब मर जाते हैं, लंबी अवधि का मान्यता लेना कोई अ, औचित्य नहीं है। लॉन्ग टर्म में सभी प्राणी शॉर्ट टर्म में जीते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई भी कार्य नहीं होता है। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता, किसी ने बाद में इस पे सारा आलोचना किया। जो क्लासिकल शास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चल रहे थे, उसको भी उन्होंने आलोचना किया, बोला कि पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता, अर्थव्यवस्था में हमेशा अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। स्थैतिक सिद्धांत है यह, चूंकि वास्तव में प्रायोगिक अर्थव्यवस्था पाया जाता है, स्थैतिक अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती है। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच अनुपातिक संबंध नहीं होता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मनी सप्लाई में जिस अनुपात में वृद्धि करेंगे, कीमत स्तर में भी उस अनुपात में वृद्धि होगा, समान अनुपात में। ये गलत है, इसमें समान अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। यह सिद्धांत संचित मुद्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया करता है, चूंकि लोग मुद्रा का सेविंग भी करते हैं, और सेविंग को इन्होंने मना कर दिया था। किसने? फिशर ने कहा था कि सेविंग नहीं किया जाएगा, जो भी मुद्रा होगा उसका कार्य केवल लेन देन के लिए लोग रखते हैं, और सेविंग करने के लिए नहीं रखते हैं, जो कि गलत है। लोग अपने आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में जो वस्तुएं हैं, जो मुद्रा है, उसको सेव करके भी रखते हैं। तो ये कुछ आलोचनाएं थी इस सिद्धांत की, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा की चलन गति क्या होती है, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि चलन गति। तो मुद्रा की चलन गति होती क्या है, जो इसमें बताया गया है। इसका जो अ, परिभाषा दिया, बिग्रेस और जॉर्डन ने एक परिभाषा दिया, जो जिन्होंने कहा कि एक निश्चित अवधि में, एक दिए गए अवधि में, खासकर एक वर्ष में, एक मुद्रा की इकाई जितनी बार क्रय करने के लिए काम में आता है, वह मुद्रा की चलन गति कहलाता है। एक मुद्रा की इकाई जितनी बार, जितनी हाथों में गुजरता है एक वर्ष में, वो उसकी चलन गति कहलाती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाती है। यदि जैसे उदाहरण के लिए 100 रुपए का नोट है और दिन में 5 बार विनिमय माध्यम के रूप में व्यक्ति के पास जाता है, तो उसका दैनिक वेग 5 गुना होगा, 5 होगा। मुद्रा की कुल मात्रा की माप में इसको शामिल करना होता है। यदि जैसे हमने 100 रुपये, मैं 100 रुपये लेकर गया किसी के पास, और मैंने उससे एक रिचार्ज कराया, ठीक है? रिचार्ज वाले को 100 रुपये हमने दे दिया। अब उसी रिचार्ज वाले ने उसी दिन उस 100 रुपये को लेकर गया, और उस 100 रुपये का उसने वेजिटेबल्स ले लिया, सब्जी ले लिया। वेजिटेबल्स वाले ने उस 100 रुपये को लेकर गया और उसने फूड खरीद लिया, फूड भोजन कर लिया रेस्टोरेंट में। 100 रुपया रेस्टोरेंट वाले को दे दिया। 100 रुपया वही है, वही नोट वही है। और रेस्टोरेंट वाले ने गया और 100 रुपये का अपने लिए एक स्लीपर ले लिया, चप्पल ले लिया। तो ये फिर चप्पल वाले के हाथ में चला गया। सेम डे ऐसा हो सकता है कि वह 100 रुपये का नोट इस तरह से 5 हाथों में गुजरे। तो ये हम कहेंगे कि उस दिन 100 रुपये की पूर्ति नहीं हुई, चूंकि 5 हाथों में गुजरा। तो ये कुल मुद्रा की पूर्ति 500 रुपये हो जाएगी, न कि वैसे देखने में क्या आएगा, 100 का एक नोट है, तो हम कहेंगे मुद्रा की पूर्ति क्या है, 100 रुपये का है। लेकिन ये हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो 5 हाथों में गुजर कर 500 का काम कर दिया। तो मुद्रा की पूर्ति कितना हो गया, 500 हो गया, न कि 100 रुपया हो गया। यही वेलोसिटी ऑफ मनी है। ये किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ये अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दो तरह के कारकों पर निर्भर करती है। लेकिन फिशर ने इसको दीर्घकालीन कारकों पर ही जोर दिया, और उन्होंने कहा कि व्यक्तियों द्वारा खर्च करने की आदत। अल्पकाल में जो अल्पकाल के जो कारक है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट माना गया। मूल कारण कारक जो है अल्पकाल का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बदलता है, आर बदलता है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी प्रभावित होती है, मुद्रा की चलन गति प्रभावित होती है। क्योंकि यदि आर बढ़ेगा तो लोग मुद्रा को कम खर्च करेंगे, और वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगा, घट जाएगा। दीर्घकालीन कारकों में व्यक्तियों द्वारा खर्च करने की आदत, यदि व्यक्तियों में खर्च करने की आदत ज़्यादा है, ज़्यादा लेन देन करने की आदत है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा खर्च करने पर विश्वास करते हैं, व्यक्तियों में खर्च करने की आदत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा का लेन देन उतना ही ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ऑफ मनी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेन देन की व्यवस्था, यदि उधार लेन देन की व्यवस्था है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मनी कम होगा, चलन गति मुद्रा की कम होगी। बैंक साख की गतिशीलता, बैंक साख की गतिशीलता के आधार पर भी मुद्रा की चलन गति प्रभावित होती है। जनसंख्या का घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी उतना कम होगा, विपरीत रूप से संबंधित होगा। और जितना कम होगा घनत्व, सॉरी, घनत्व जितना ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ मनी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा
मुद्रा का खर्च करेंगे। वेलोसिटी ऑफ मनी कम होगा यदि मुद्रा का घनत्व कम होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कम होगा। यातायात के साधनों की उपलब्धता, यदि यातायात के बहुत सारे साधन हैं, फटाफट ट्रेनें और बसें चल रही हैं, अपने पर्सनल व्हीकल है लोगों के पास, तो उपलब्धता जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ मनी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने और खरीदारी करने में आसानी होगी। आर्थिक विकास दर जितनी ज़्यादा होगी, आर्थिक विकास दर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगा, और इसके विपरीत कम होगा। मुद्रा की मात्रा, मनी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ मनी उतना कम होगी। मनी सप्लाई जितना ही कम होगी, वेलोसिटी ऑफ मनी उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कम मुद्रा उपलब्ध होगी, लोगों के पास कम मुद्रा होंगे, तो वो जब बार बार चलन में आएंगे, खर्च में आएंगे। जनता में बचत की आदत यदि ज़्यादा है, लोग जनता यदि बचत करना चाहती है, मुद्रा बचा कर अपने पास रखना चाहती है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगा, क्योंकि चलन में कम आएगी मुद्रा, लोग अपने पास रख लिए। और यदि बचत करने की आदत नहीं है, खर्च करने की आदत है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, चलन गति बढ़ जाएगी। मूल्य संबंधी भावी, ये भावी है, भावी नहीं है, भावी यानी कि भविष्य के अनुमान। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशंका है, वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, चलन गति बढ़ जाएगी, लोग फटाफट खरीदारी करेंगे कि भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं, फटाफट खरीदारी कर लो। यदि भविष्यवाणी ये होती है, या आशंका, या लोगों को आशा ये लगता है कि भविष्य में कीमतें घटेंगी, तो इसका नतीजा ये होगा कि चलन गति कम हो जाएगी, और लोग कम खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि लोग अपने पास मुद्रा बचा के रखेंगे ताकि भविष्य में खरीदारी करने के लिए उपयोग लाया जा सके। तो ये था फिशर का अ, मुद्रा परिमाण सिद्धांत। आपको समझ में आया नहीं आया, इसको हमें जरूर बताएं, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।